ऊंची सब्जी रणनीति तो है ही। देखिए, एक तो इसी इलाके से सैलजा भी आती हैं और बार बार मीडिया का एक वर्ग जो है बार बार जिस तरह से दिखा रहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का कौन दावेदार होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो सैलजा के तेवर कुछ अलग हैं, तो सैलजा उनकी रैलियों में नहीं जा रही हैं, प्रचारों में नहीं जा रही हैं, तो हुड्डा का अलग से है। इसको तोड़ने के लिए मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने इस इलाके को चुना। और ढुलमुल यकीन जो मतदाताओं की बात है वो भी एक हो सकती है, लेकिन देखिए ये चुनाव जो है लोकसभा के चुनाव के बाद से एकदम बदल गया है। पूरे राज्य का चुनावी समीकरण ही बदल गया, परिदृश्य ही बदल गया है। अब उसमें क्या जीटी रोड और क्या दक्षिण हरियाणा। देखिए 14 और 19 में दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया था। ये क्लेम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी करते हैं कि भाई मेरे इलाके से सबसे अधिक सीटें मिली, सबसे अधिक मैंने जिताया, अब मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो एक उम्मीदवार वहां पर वो भी हो गए हैं। तो इसके अलावे जो है राहुल गांधी मेरे ख्याल से हो सकता है कि दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल के इलाके में भी जाएंगे, संभवतः एक दो दिन में कभी उधर भी उनका कार्यक्रम बनेगा। लेकिन ये जो रैलियां हो रही हैं, जो जन समुदाय या जन सैलाब जो उमड़ के आ रहा है, ये एक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया है। मतलब जो 10 सालों का जो भाजपा का जो डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल रहा है, उससे बच्चा बच्चा हरियाणा का बेजार है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, सबकी जबान पे एक ही आता है कि इनको अब घुसने नहीं देना, इनको भगाओ। और यही उन्हीं को नहीं, उनके साथ जो चिपक करके पिछली बार बीजेपी की सरकार बनवाने में सहयोगी रहे थे, वो दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवारों को लोग गांव से दौड़ा ले रहे हैं। कहा कि तुम्हारे कारण बीजेपी की सरकार बनी और अब आए हो अलग होकर के वोट मांगने के लिए। तो ये हालत हो गई। देखिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी इस बार, जाटों के विरुद्ध बाकी सबको, 36 बिरादरी या जो भी कहिए, पंजाबी और ओबीसी समुदाय को लेकर के ये करने की कोशिश किया। अब वो भूल गए कि नहीं साहब, पंजाबी और ओबीसी समाज में भी जो है नौजवान हैं, छात्र हैं, किसान हैं, सारे लोग हैं और ये सब लोग त्रस्त हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट किसान ही परेशान है, परेशानी तो किसानी तो सभी लोग करते हैं वहां पे, ऐसा तो नहीं है। तो वो जो इनका समीकरण था कि भाई हम 36 बिरादरी को एकजुट कर लेंगे और जाट किसान जो है बट जाएंगे 3-4 खेमों में, ओम प्रकाश चौटाला के इनेलो में जाएंगे, दुष्यंत चौटाला के जेजेपी में जाएंगे और बाकी कुछ हुड्डा के साथ रहेंगे, कुछ हमारे बीजेपी के साथ भी हैं ही हैं। अब नतीजा ये हो गया कि इस रणनीति का ऐसा बंटाढार हुआ है कि जाट तो 90-95% कांग्रेस के साथ में लामबंद हो गया है, जाट किसान। लेकिन बाकी समाज में भी लोगों को लगने लगा कि अरे सभी खाली धोखा फरेब करता है, कुछ किया नहीं, अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। हमारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही हैं बेरोजगारी के बारे में। आज हालत यह है कि जवान, नौजवान और किसान तीनों ही त्रस्त हैं, तीनों के साथ दगा किया है। अब अमित शाह जी जाकर के वहां कह रहे हैं कि साहब हम हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भाई उसी के साथ अगर आप ये कहते कि 10 साल में हमने इतने लोगों को रोजगार दिया और जो बच्चे कुचे हैं अब हम इतना देंगे, तो कोई आंकड़ा आपके पास है? गृह मंत्री आप देश के हैं, आप बताइए कि कितने लोगों को आपने 10 वर्षों में रोजगार दिया है। फिर कह रहे हैं कि साहब वो जो आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसके बाद वो जो कुछ लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उसके बाद राहुल गांधी शाहबाद में, हरियाणा के शाहबाद में राहुल गांधी ने मुलाकात की। ये सेफ एक्सप्रेस वेयरहाउस के कर्मचारियों और ड्राइवरों से मुलाकात की है राहुल गांधी। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ में राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी भी हैं, कुमारी सैलजा भी हैं। और ये सेफ एक्सप्रेस जो वेयरहाउस है उसके कर्मचारी और ड्राइवरों से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। ये एक वेयरहाउस में पहुंचते हैं, ड्राइवर जो ट्रॉली पे सामान लेके जाते हैं, रखते हैं, और हाइड्रोलिक ट्रॉली होती है, ऊपर रखना, नीचे गिराना, ये सारी चीज़ें। और इन लोगों से मुलाकात करते हुए तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। तो यात्रा जारी है और ये यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इस यात्रा की हनक पहले से राहुल गांधी दे चुके हैं। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी को ये इल्म नहीं होगा कि इस भरे बिल्कुल आखिरी दौर में, जब अभी परसों सुन रहे होंगे जयशंकर जी कि नवरात्र पे वोट ऐसे देना कि शक्ति की जो राहुल गांधी ने क्या तो शब्द था, मैं इन सब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो किया था उसका यहां पर
उनको उसका प्रतिफल मिल जाए, यानी उन्होंने अपमान किया था और उसका हमको जवाब देना है। सीधे शब्दों में कहें तो उस अपमान का जवाब, शक्ति के अपमान का जवाब। राहुल गांधी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं दूसरे ढंग से। शक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप माँ दुर्गा या नवरात्र की पूजा करें। जयशंकर जी प्लीज अपनी बात। नहीं नहीं नहीं, दुर्गा और राम के प्रति भी कहाँ ये लोग लायल रहे हैं, उनके प्रति भी तो निष्ठावान रही है, सबको ही तो ठगा ही है ना। राम के नाम पर जो राजनीति की वो आज उनका हाथ देख रहे हैं कि अयोध्या हाथ से निकल गया, तो इसलिए ऐसा नहीं है। देखिए वो शक्ति करे चाहे जो भी करे, असल में अब मुश्किल क्या है कि इनके पास जो है पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, वही घूम फिर करके धर्म की राजनीति, वही ईडी सीबीआई, और दोनों इनके जो मुद्दे रहे वो लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से फ्लॉप कर गए। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जो कुछ भी इन्होंने किया उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, देश भर में हर जगह जहां जहां किया इन्होंने, लेकिन उससे सबक लेने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ और है नहीं। 10 साल में बताने के लिए नहीं है कि भाई हमने क्या काम किया, हमने क्या किया, रोजगार दिया कि नहीं दिया नौजवानों को, किसानों के लिए क्या किया। देखिए राहुल गांधी आज जब बोल रहे थे तो बार बार जब अडानी और अंबानी, अडानी का नाम ले रहे थे, आपको याद होगा कि हरियाणा में ही सबसे बड़े भंडार गृह सोनीपत के आसपास, सोनीपत पानीपत के आसपास अडानी ने बनवाया, इसको सैलो या क्या तो कुछ करते होंगे मेरे ख्याल से। वो सबसे बड़े भंडार गृह उन्होंने वहीं बनाए थे, ताकि वो जब कृषि कानून लागू हो जाएगा तो सारा वो अनाज हम खरीद लेंगे और जमाखोरी करेंगे और फिर बाद में जब चाहेंगे औने पौने दाम पे बेचेंगे। ये पूरी योजना जो है वो किसान आंदोलन ने फ्लॉप कर दी थी। इसलिए भी मुझे लगता है कि अडानी को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा ये बता रहे हैं कि भाई देखो कितनी तरह का भी दबाव आए, चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो या कारपोरेट लॉबी का भी हो, मुझे लगता है कि अडानी कंपनी से भी दबाव तो आते ही होंगे कि भाई क्यों बख्श दो, हमको भी जीने दो, तुमको भी जीने देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने तय कर लिया कि नहीं, जो हम बात बोलते हैं उसको परिणति तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि देश को जिस तरह से लूटा आप लोगों ने, कारपोरेट लॉबी ने जिस तरह से देश को लूटा है और किसानों को लूटा है, नौजवानों को लूटा है, जवानों को लूटा है, उसकी भरपाई हम ही कर सकते हैं। और हम आपके सामने झुकने वाले नहीं है और ना आपके सामने हम आपसे हाथ मिलाने वाले हैं। तो एक मैसेज जो है बहुत ही साफ सुथरा। और दूसरा यह है कि देखो, जैसे मैं बार बार यही कहता हूं कि राहुल गांधी ने लोकल कनेक्ट सीख लिया है, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है। जैसे जब भी कोई रैली किया या यात्रा पर निकल रहे हैं तो लोगों से जाकर के मिल लेना, उनके बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को समझना, सुनना और फिर बोलना कि नहीं भाई हम आपकी बात उठाएंगे और जितना संभव हो सकेगा आपके लिए हम करेंगे। अब लोको पायलट्स का सवाल हो, डीटीसी के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में से दिल्ली में बसों में घूम करके उन्होंने किया इस तरह के, या हरियाणा में जाकर के जैसे वो परिवार जो योजना है उसके बारे में जाकर के मिल रहे हैं लोगों से, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उसका हम समाधान करेंगे। आज की तारीख में राजीव जी ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी की किसी बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। आप कुछ भी कहते रहिए, आप राहुल गांधी को गाली दीजिए, राजा बाबू बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज राहुल गांधी को देश और देश का नौजवान, किसान, जवान सुन रहा है। आप जैसे मैं कह रहा था ना कि वो कह रहे थे अमित शाह जी कि साहब वो हम अग्निवीरों को जब रिटायरमेंट के बाद पक्की नौकरी देंगे, उनको पेंशन देंगे और क्या क्या। अरे भाई तो ये पहले ही क्यों नहीं कर दिया था, उसमें अरेंजमेंट क्यों नहीं कर दिया? जो आपने अग्निवीर योजना बनाई तो उसमें डाल देते कि भाई हाँ राज्य सरकारों में उनको नौकरी मिलेगी या उनकी परमानेंसी होगी, उनको पेंशन मिलेगा। इसमें किसने रोका था? तो ये सब जुमले जो हैं, अमित शाह जी खुद ही कहते हैं ना कि जो 15 लाख रुपए की बात तो जुमले थे, वही जुमले आज वो दोहरा रहे हैं चुनाव में जा करके। मुश्किल यह है कि कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है, किसी का उन पर भरोसा नहीं है। लोग राहुल गांधी की बातों को सुन रहे हैं और एक एक बातों को याद कर रहे हैं कि इस नौजवान ने पिछले 10 वर्षों में जो जो कहा था वही वही बातें सही होकर के आई है, और जो वो गारंटी देता है, जो वो कहता है, वो बात सच होकर के आती है। लोगों में भरोसा जमने लगा है। इसलिए राजीव जी मैं कह रहा हूं कि हरियाणा का चुनाव तो पहले से ही लगभग डिसाइडेड था कि कांग्रेस वहां बड़े समर्थन के साथ जीत करके आ रही है, ज्यादा सीटें लेकर के आ रही है। अब राहुल गांधी की जो रैलियां हो रही हैं या उनका जो प्रियंका साथ में जा रही हैं, घूम रही हैं, उनकी जो बातें हो रही हैं, उससे वो कंसोलिडेशन बढ़ रहा है। कार्यकर्ताओं को अब मुस्तैद रहने के लिए कहा जा रहा है कि भाई अब इनके पास एक ही मात्र उपाय रह जाएगा, वही ईवीएम और चुनाव आयोग का डर दिखा करके लोगों को
कि अरे भाई वोट दे करके भी क्या फायदा होगा जब बिल्कुल। ईवीएम से कुछ और ही निकलेगा। तो कार्यकर्ताओं को सुनियोजित ढंग से समझाने की कोशिश हो रही है, उत्साहित करने की बात हो रही है, उनका मनोबल बढ़ाने की बात हो रही है कि भाई जीत तुम्हारी पक्की है, बस धैर्य नहीं खोना है और मतदान से लेकर के मतगणना तक मुस्तैद रहना है। मुझे लगता है कि ये बातें हो रही हैं और लोग इसको समझ रहे हैं। इसलिए राजीव जी, मुझे तो अभी की हालत में लग रहा है कि कम से कम 60 सीटें तो कांग्रेस की झोली में आने जा रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये 70-75 का आंकड़ा पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा ने इस तरह का देखा है कि जिसको दिया तो खूब दिया, जिसको साफ किया तो पूरी तरह से साफ कर दिया। हमने वो भी देखा है कभी जमाना। इसलिए आप हार्ट इस अटैक बार मत करवाइए, आप हार्ट अटैक करवा रहे हैं। लोग नहीं, हम हार्ट बोलेंगे 60 से गिनती शुरू कर रहे हैं, आप 75 तक जा रहे हैं, कितनों के हार्ट अटैक करवाएंगे आप? राजीव कुछ जी, कुछ लोग हमारे इसी चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं, आएगा तो मोदी ही, उनका हार्ट अटैक हो ठीक जाएगा। है, अच्छी बात नहीं, लेकिन राजीव जी यही बात तो हम लोकसभा के चुनाव में भी कह रहे हैं कि गिन लीजिए आप 240 से अधिक नहीं मिलेगा जी। तो अब उसमें किसी को हार्ट अटैक हो तो उनको पहले दिल के कमजोर लोग हम लोगों की बातें कम सुने, यही कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ मैं। और थोड़ा एहतियाती उपाय कर ले। लेकिन सच्चाई आज हरियाणा की यही है कि वहां मतलब कोई एक तबका बता दीजिए जाकर के, आप जाकर के खुद ही, हम लोग घूमते ही रहते हैं, हमारे लोग भी जाते ही रहते हैं, कहीं से भी बताते हैं कि हाँ जी बहुत बढ़िया खट्टर साहब ने काम किया। अरे भाई खट्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया तो उनको चुनाव से पहले हटा क्यों दिया? जी। सवाल ये है ना। और जब जिसको लाए आप, सैनी जी को लाए, सैनी जी के रहते हुए लोकसभा की आधी सीटें खिसक गई, भाजपा के वोटों में 12% की सेंध लग गई, 12% आपके वोट कम हो गए, कांग्रेस का मत प्रतिशत जो है 15% बढ़ गया, तो भाई सैनी जी भी गायब हो गए। तो इसका मतलब कि आपका कोई भी उपाय जो है वो कारगर नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री बनने के दावेदार खड़े हैं, और अनिल विज साहब तैयार है एकदम, बोले नहीं साहब अब हम ही को बनना है। उधर से खट्टर कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि मैं ही दोबारा आ जाऊं। उधर राव इंद्रजीत से कह रहे हैं अपने दक्षिण हरियाणा का रोनार होते हुए कि भाई हमारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे कारण इतनी सीटें हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में मिल गई, अहिरवाल में मिल गई थी भाजपा को 14 में और 19 में, तो हमको ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऊपर से वो लोग कह दे रहे हैं कि नहीं साहब अभी सैनी जी ही रहेंगे। तब इसका मतलब कि अंदर अंदर तो कहीं इनका ही दिल बैठ रहा होगा ना। अब अटैक होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन आप अनिल विज से और राव इंद्रजीत सिंह से पूछिए कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। तो ये है हालात राजीव जी। देखिए मैं बहुत अतिशयोक्ति में नहीं जाता हूँ, जो समझ में आती है बातें वो करता हूँ। हो सकता है कि भाई चमत्कार तो हर समय होते हैं ना, अब ईवीएम से कुछ और निकल के आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति आज है, हरियाणा का जो चुनावी परिदृश्य है, उसके हिसाब से 60 से कम की बात नहीं है। ऊपर चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबों की जेब से तूफान